हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तुम एग्जाम्स। आज हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज। ओके, अभी आपको वापस से एग्जाम देना है नेट का, जेआरएफ का, तो हमें अपनी प्रैक्टिस वापस से स्टार्ट करनी है। ठीक है, वी नीड टू इम्प्रूव आवर स्कोर। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें रिड्यूस करना है। ओके, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ठीक है, आई क्वालिफाइड नेट 4 टाइम्स, तो आप लोग मुझसे सीख सकते हैं क्या ट्रिक्स या क्या लॉजिक्स पेपर के दौरान लगानी है ड्यूरिंग द पीवाईक्यू डिस्कशंस। ठीक है, अब आता है पीवाईक्यू डिस्कशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आई विल शो यू विद प्रूफ कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट ही रिपीट होते हैं, और उन क्वेश्चंस को देख के हमें क्या पता चल जाएगा कि व्हाट आर द कोर टॉपिक्स जहाँ पे हमारा मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। जो क्वेश्चन सबके ठीक हो रहे हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। इससे हमारी काइंड ऑफ रिवीजन हो रही है, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक हम भूल गए हैं, तो हमें इसे फटाफट ब्रश अप कर देना है। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है, हमें क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज आ रही हैं कि हमें क्वेश्चंस में एलिमिनेशन ट्रिक्स समझ आ रही हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता था और हमारा आसानी से सॉल्व हो सकता है विद लॉजिक। ठीक है, मैंने थोड़े पेपर के कटआउट्स लगा रखे हैं दिखाने के लिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं और कैसे आपको जो कोर टॉपिक्स हैं वो पता चल जाएंगे पीवाईक्यूज के थ्रू। सी, जियोसिंक्लाइन थ्योरी यहाँ पे आपने पढ़ लिया, तो आप ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट ईयर आया है वो कर सकते हैं कि हॉलंडाना थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन। फर्स्ट का ऑप्शन है थर्ड, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है। अब हमें पता चल गया कि डिसकॉन्टिन्यूटी पूछी जाती है क्योंकि उससे नेक्स्ट ईयर मोवरिक्ट डिसकॉन्टिन्यूटी पूछ रखी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर उनको थोड़ा सा मोल्ड करके क्या किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन का फॉर्म बना दिया जाए। तो एक जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे वो आपको दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ओके, let me just open the PDF. Fine, let's solve it. ठीक है, सॉल्व करने के लिए पहले यू जस्ट पॉज द वीडियो, पॉज करना, ट्राई करना खुद से, कमेंट डाउन ताकि कोई चीटिंग ना हो। ओके फाइन, हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। अगर आप अपने 5-10-15 मिनट दे रहे हो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, तो इट शुड बी वर्थ दैट टाइम। जो आपने टाइम दिया है वो सही से यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, जस्ट पॉज इट एंड ट्राई इट। ठीक है, ओके, let's begin. First question. Okay, which were the leading countries in the world in terms of forest depletion between 1990 to 2015 as per FAO, Food and Agriculture Organization? ठीक है, कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डिप्लीशन किस में हुआ है इन ईयर्स के बीच में। ओके, सी, फर्स्ट थिंग टू लर्न फ्रॉम हियर इज ये न्यूज कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इतना इन डेप्थ तो हर चीज को हम नहीं पढ़ सकते कि अच्छा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट वी हैव टू फॉलो अ न्यूज क्योंकि काफी क्वेश्चंस पेपर 1 में, पेपर 2 में न्यूज रिलेटेड आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें न्यूज पता होगी तो हमें पता होगा कि हाँ ब्राजील की न्यूज काफी, मतलब ब्राजील काफी न्यूज में रहता है इस चीज को लेके, एंड उनके जो प्रेसिडेंट है उन पे भी काफी क्वेश्चन उठते हैं कि वहां बहुत ज्यादा फॉरेस्ट डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इतना पता है तो वी नो दैट ब्राजील है। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ वी नो कॉन्गो होगा या इंडोनेशिया होगा। हमें पता है कि कॉन्गो
इक्वेटोरियल रीजन में फॉरेस्ट बहुत सारा है, पर वहां पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई कि वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट कटिंग हो। सो इंडोनेशिया वी नो इज डेवलप्ड, ठीक है, और यहाँ पे पाम ऑयल भी उगाया जाता है, प्लांटेशन है, ब्राजील में भी प्लांटेशन है, इंडोनेशिया में प्लांटेशन है। तो इन दिस वे बाय एलिमिनेटिंग we reach the answer, that is Brazil and Indonesia. Okay, let's move for the second question. Which are the largest and the second largest natural gas producing countries of the world according to United Nations Energy Statistics 2022? ठीक है, अभी ये चीज, इस चीज से क्या लर्न करना है हमें कि हमें ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, कौन सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, कौन किसके पास सबसे ज्यादा कोल के रिजर्व्स हैं, कौन ज्यादा प्रोडक्शन करता है गैस का, ठीक है, कोल हो गया, गैस हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेट्रोलियम रिजर्व्स किसके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता कि अगर हम थोड़ा गैस वर्क भी करें, यूएस ए काफी न्यूज में रहता है फॉर इट्स शेल गैस, ठीक है, ये चीजें वैसे याद करनी पड़ेंगी। और रशिया भी हमें काफी न्यूज में, यहाँ पे भी न्यूज का काफी रोल हो जाता है, जैसे रशिया काफी न्यूज में रहता है कि रशिया चाइना को गैस पाइपलाइन के थ्रू देता है। तो द आंसर इज यूएसए एंड रशिया, ठीक है। देन द थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ ओपेक ब्लॉक? अब ट्रेड ब्लॉक्स आता है हमारे सिलेबस में, तो ये चीज याद करनी चाहिए। पेपर में आगे जाके एक और क्वेश्चन ट्रेड ब्लॉक्स पे आएगा, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? साउथ अमेरिका, ये भी काफी न्यूज में रहता है। सी अगेन क्वेश्चन फ्रॉम न्यूज, दैट इज वेनेजुएला। ये काफी न्यूज में रहता है कि इसके वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स है, स्टिल इनके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, क्राइसिस, ठीक है। तो ये चीज भी न्यूज में थी। सी हर चीज हम अगर यहाँ देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे अपना लॉजिक लगाया फॉर सॉल्विंग इट, यहाँ पे भी हमने लॉजिक लगाया, प्लस ये तो याद भी होना चाहिए सॉरी। देन हियर आल्सो हमें ब्लॉक्स का पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक में कौन सा है, और वेनेजुएला इज द ओनली वन, ठीक है। तो जो ओनली है, एक्सेप्शन है, वो चीजें आती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड इन इमेज एनहांसमेंट? इमेज की को एनहांस करना है, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस देखें ऑफ डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन, अगर हम देखें रेडियोमेट्रिक करेक्शन, जियोमेट्रिक करेक्शन, ये काइंड ऑफ करेक्शन है, तो करेक्शन से इनहेंसमेंट हो जाएगा। नॉइस रिमूवल, इससे भी अगर हम नॉइस रिमूव, ये सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन थोड़े थोड़े इंटर रिलेटेड से लग रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर है स्पेशल फीचर मैनिपुलेशन, कि हम एनहांस करेंगे, मैनिपुलेट करके उसे एनहांस करेंगे, ठीक है, स्पेशल फीचर्स को, ठीक है, ताकि वो इमेज एनहांस हो और हमें अच्छे से दिखे वो, ठीक है। अब आता है, लेट्स जस्ट क्लियर इट, क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट रीड इट। व्हेन रॉक्स फ्रैक्चर in earth crust and again the same rock masses move in different direction is known as, okay। अब रॉक में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, एक रॉक है उसमें फ्रैक्चर हुआ है, और एक रॉक कहीं जा रही है, एक रॉक कहीं जा रही है, ठीक है। अगर कोई क्रैक आता, मतलब सिर्फ एक दरार आ जाती, उसे हम क्रैक कर देते, बट देयर इज अ मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। जॉइंट क्या होता है कि एक जो ज्वाइन कर रही है दो रॉक्स को, मूव नहीं कर रही है। पोल क्या है, जब हम कंप्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐसे पोल्स बनेंगे, ठीक है। फॉल्ट में क्या होता है, ये देख, इसमें जो प्लेट्स हैं, जो रॉक फ्रैक्चर हुई है, एक कहीं मूव करेगी, एक कहीं मूव करेगी, जिससे हॉस्ट एंड ग्रैबन बनता है, ठीक है। रिफ्ट्स एंड वैलीज बनती हैं, ठीक है। ये रिफ्टों के नीचे चला गया, ये रिफ्टों के नीचे चला गया, यहाँ पे एक वैली बन गई, दैट विल बी फॉर्म्ड बाय फॉल्ट। द आंसर इज सी,
Which of the following landforms is formed due to tectonic forces? अब बता टेक्टोनिक फोर्सेस से कौन सा बना है? ठीक है, हम फर्स्ट ऑप्शन से नहीं शुरू करेंगे, लास्ट ऑप्शन से शुरू करेंगे. डी, वी शेप वैली. वी नो वी शेप वैली इरोजन से बनता है. ठीक है, फ्लूवियल इरोजन से बनता है. यू शेप वैली भी इरोजन से बनता है. ब्लाइंड वैली भी इरोजन से बनता है. कास्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं जो, लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स होते हैं जो. ठीक है, तो द आंसर इज, अगर हम एलिमिनेट भी कर देंगे तो रिफ्ट वैली आ जाएगा. और हमने इस क्वेश्चन में देखा ही था कि रिफ्ट वैली बनती है फॉल्ट से. ठीक है, जिसमें प्लेट की मूवमेंट्स होंगी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फास्ट टाइप ऑफ मास मूवमेंट. यहाँ पे हम लॉजिक लगा सकते हैं. रॉक फॉल हो रही है तो एकदम से गिरेगी. स्लम्पिंग होती है वो भी एकदम से होती है. मड फ्लो भी एकदम से होता है. और सॉलिड फ्लक्शन क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है. ये मेनली पर्माफ्रॉस्ट एरियाज या जहाँ पे फ्रीजन थॉट टाइप ऑफ कंडीशन होती है वहां पे होता है. तो सॉलिड फ्लक्शन बहुत स्लो मूवमेंट होती है. ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें आपका पूरा एक टॉपिक नहीं, एक सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो जरूरी होता है डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए. ठीक है, रीड इट. लास्ट से शुरू करता है. द एटमोस्फेयर ओवर द ओशन मस्ट हैव अ हाई मॉइस्चर कंटेंट. हाई मॉइस्चर होगा तभी रेन होगी. ठीक है, तो हाई मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मॉइस्चर में क्या होती है, लेटेंट हीट. ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हीट प्रोवाइड करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, फिर आता है ऑप्शन नंबर सी, वीक विंड विद लिटिल चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन विद हाइट नीडेड. अगर कोई हवा उठ रही है ऊपर और उसमें बहुत तेज हवा चल रही होगी हॉरिजॉन्टली, तो क्या है वो, इस फ्लो क्या है, विंड का फ्लो तोड़ देगी. तो वी वांट वेरी वीक हॉरिजॉन्टल विंड्स. ठीक है, विंड तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल ही होती है, जो ऊपर जाते हैं वो करंट्स होते हैं. ठीक है, वीक विंड विद लिटिल चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन विद हाइट नीडेड. जैसे जैसे करंट ऊपर जा रहा है उठ के, तो उसका फ्लो ना बिगड़े इसके लिए वी नीड वीक विंड्स. ये दोनों तो ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट हो गए. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ओशन मस्ट बी ग्रेटर देन, ज्यादा टेम्परेचर होगा 27 या फिर 26.5 डिग्री तक हम कहते हैं कि इतना होना चाहिए. इससे ज्यादा होगा तभी तो वेपर्स बनेंगे, उसमें लेटेंट हीट होगी, मॉइस्चर होगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आता है ऑप्शन नंबर ए, tropical cyclones are formed on ocean in low latitudes within 5 degree of the equator. अब ये ऑप्शन है गलत, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक और कंडीशन जरूरी होती है, which is Coriolis force. ठीक है, एंड Coriolis force इक्वेटर के पास एब्सेंट होती है. जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वो इंक्रीज होती जाएगी. तो विद इन 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स है नहीं, और कोरियोलिस फोर्स नहीं होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होंगे. इससे हमें 4 कंडीशंस पता चल जाते हैं कि कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, अब द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. अब इसमें आपको बेसिक्स बताना चाहिए, व्हाट ए रिप्रेजेंट, व्हाट बी रिप्रेजेंट, व्हाट सी रिप्रेजेंट, व्हाट ई रिप्रेजेंट. ये जो ए टू ई उन्होंने दी थी, जो भी अल्फाबेट्स यूज किए थे, उसमें हमें पता है कि बी इज फॉर टेम्परेचर, कितनी एरिडिटी है, इज इट अ स्टेपी टाइप, इज इट अ डेजर्ट टाइप. ठीक है, ए इज फॉर ट्रॉपिकल रीजन्स. ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल ठीक लग रहा है हमें. बी इज, नाउ वी नो S is for steppe region. It's not for desert region. We use W for the desert region. So the answer would be B. We know C is for Mediterranean type of region. E is for tundra type of climate. Very cold climate. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10. In 3 cell circulation model, the energy that drives Hadley cell is supplied. 3 cell circulation model था, उसमें था कि हेडली सेल है, फेरल सेल है, ठीक है, पोलर सेल है. जो हेडली सेल है जो इक्वेटर के पास है,
उसमें एनर्जी कहाँ से सप्लाई होती है? अब भी नो, जो इक्वेटर है उस पर डायरेक्ट सनलाइट आती है और यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो यहाँ से क्या है, विंड, जो हवा है वो गर्म होके ऊपर उठेगी और वहाँ क्या होगी, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, रेन होगी। जो रेन होगी उसमें क्या होगी, लेटेंट हीट होगी, जिसमें एनर्जी होती है। ठीक है, अब आता है ऑप्शन में, द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम क्रियोलिस फोर्स। हमें पता है कि इक्वेटर के पास क्रियोलिस फोर्स नहीं है और उससे एनर्जी ड्राइव नहीं होगी। द एनर्जी फ्रॉम वेस्टर्लीज, वी नो कि इक्वेटर के पास ईस्टर्लीज होती है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स टू डोलड्रम्स, नहीं, जो ये सब ट्रॉपिकल होती है यहाँ पे क्या होती है, ये डायनेमिक सेल्स होते हैं, डायनेमिकली फॉर्म है। थर्मली फॉर्म कहाँ है, पोलर पे और इक्वेटर पे। द लेटेंट हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ cumulonimbus clouds। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। फिलहाल हम 10 ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हम साथ में लॉजिक्स भी और कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहे हैं। ठीक है, एज यू पीपल विल डिमांड, आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग डिमांड करेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस के नंबर इंक्रीज कर देंगे। फॉर नाउ that is it. So thanks for watching. I hope you like the session, and if you want to give a feedback कि ये चीज इम्प्रूव करनी चाहिए या इस वे में पढ़ाना चाहिए, तो फील फ्री एंड जस्ट लेट मी नो। मैं भी एक लर्निंग के फेज में हूँ, तो डू लेट मी नो व्हाट चेंजेस आई कैन मेक। ठीक है, इस वीडियो को की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। I hope you like the session. Thank you.